वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित हांगको परंपरा। हांगको परंपरा निम्नलिखित में से किस देश की परंपरा है? हांगको है क्या, समझिए। देखिए, हांगको एक तरह का मुहर है। हम लोग जैसे मुहर इस्तेमाल करते हैं वैसे हांगको मुहर है एक, है ना। हम लोग जो इंक पैड इस्तेमाल करते हैं उस पैड को सुनीको कहा जाता है, और जो छाप छोड़ता है ये हांगको, उसको इनकैन कहा जाता है। इनकैन, ध्यान देंगे मेरी बात। ये जापान के अंदर बहुत पहले से चला आ रहा है, और मतलब लगभग 200 साल से चला आ रहा है। एक परंपरा है कि कोई दस्तावेज बिना हांगको के, यानी कि मुहर का ठप्पा लगे बिना आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तरह की वहां पर परंपरा है। जैसे अपने यहां भी पहले था मुहर वाला सिस्टम, है ना। अब धीरे धीरे वो क्या हो गया है, रेडिकेट हो गया, खत्म हो गया, डिजिटलाइज हो गया चीजें, और भी तमाम उसके उपाय निकाल दिए गए। लेकिन वहां पर अभी भी ये चल रहा है हांगको परंपरा, है ना। तो अभी तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन अब इस कोविड-19 के स्थिति में, या यूं कहें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति में, जो कि छुआछूत की बीमारी से, मतलब छुआछूत से फैल रहा है, तो ऐसे में पैड का इस्तेमाल करना, आप ये समझ पा रहे होंगे कि हो सकता है इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। तो उसकी आलोचना लगातार हो रही है जापान में कि हांगको जो परंपरा है उसको हटाया जाए। समझ आ गई बात? तो हांगको क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। हांगको परंपरा तो बेसिकली जो है ये जापान से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सवाल दिया हुआ है, एमपीएस से है, मिनिमम पब्लिक शेयर से है, न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता से संबंधित है। समझिएगा बात अपने आप, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ध्यान देंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, है ना, सिक्योरिटी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो सेबी है, यही है ना। सेबी ने कहा कि जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, कहां पर लिस्टेड हैं? शेयर बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उन कंपनियों का मिनिमम 25% शेयर पब्लिक में होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। मतलब समझिए 25% मिनिमम पब्लिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? ये सेबी का गाइडलाइन पहले से ही है, जिसे 1 अप्रैल तक पूरा कर लेना था। लेकिन लॉकडाउन के कारण लोगों ने समय मांगा, सारी कंपनियों ने समय मांगा, तो सेबी ने बोला कि ठीक है, 2020 तक, अगस्त 2020 तक हम आपको छूट दे रहे हैं। अगस्त 2020 तक आप अपने कंपनी में 25% शेयर, कम से कम 25% पब्लिक के पास आपका होना चाहिए शेयर। क्लियर? 2019 में जुलाई महीने में निर्मला सीतारमण ने जब अपना पहला बजट पेश किया था, तो उन्होंने सेबी से एक रिक्वेस्ट किया था। सेबी से कहा कि जो आपने 25% सीमा तय की हुई है, इसको बढ़ा करके
35% कर दो। लेकिन सेबी ने अभी इसको संज्ञान में नहीं लिया हुआ है, अर्थात सेबी ने इस पर किसी तरीके का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। सेबी का पहला टारगेट 25% है, जो अभी तमाम कंपनियां, खास करके सार्वजनिक कंपनियां अभी पूरा नहीं कर पाई हैं, है ना। तो कल न्यूज में था, कल सेबी ने अनाउंस किया कि अगस्त 2020 तक किसी तरीके का कोई पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगा अगर आपके पास 25% पब्लिक शेयर नहीं है तो भी। क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखें तो बोलता है सेबी के मानदंडों के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं को कम से कम 50% सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता होती है। यह गलत है। 50% की जगह कितना है? 25% है। आगे जुलाई 2019 में वित्त मंत्री ने सेबी से आग्रह किया कि वह सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक होल्डिंग को 50% से बढ़ाकर 75% की बात बोल रहा है, जबकि असलियत यह है कि 25% से बढ़ा करके 35% की बात की थी। तो पहला लाइन भी गलत है, दूसरा लाइन भी गलत है, इसलिए डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये देखिए एक अभियान, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक अभियान चरण पादुका अभियान, ध्यान दीजिएगा। ये चरण पादुका अभियान में क्या है? एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है। इस अभियान की विशेषता यह है कि वो प्रवासी जो पैदल बिना जूता चप्पल के बेचारे जा रहे हैं, अब देखिए आप कितना सरकार कितनी सहानुभूतिपूर्ण कितनी है कि जो लोग बिना जूता चप्पल के जा रहे हैं उनको चप्पल और जूता मुहैया करवा रही है पुलिस के माध्यम से, है ना। कितने अच्छे तरीके से ये मुहैया करवाया जा रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल एग्जाम में पूछेगा तो इसको ध्यान रखिए। चरण पादुका अभियान एक अपने तरह का अनोखा अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, जो शुरुआत में दामोह, उमरिया और सागर जिले में सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक, एमपी के 3 जिलों में पहले शुरुआत की गई। तो इसका उत्तर ए फॉर एप्पल मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक तूफान है अम्फान, उसके बारे में पूछा गया सवाल है। समझेंगे। अम्फान जो है, अम्फान को यहां पर एक और नाम से जाना जाता है, उम्पुन। ठीक, उम्पुन या अम्फान दोनों एक ही है। और ये प्री मानसूनल साइक्लोन होता है। साइक्लोन क्या होता है? देखिए, ये मान लो कोई एक निश्चित क्षेत्र है, सपोज दैट ये एक निश्चित क्षेत्र है मान लो। अगर इस निश्चित क्षेत्र में दाब बेहद कम हो जाए, ठीक, दाब कम कब होता है? ताप जब ज्यादा होता है। दाब बेहद कम हो जाए तो चारों तरफ से हवाएं यहां पर आने लगती हैं, क्लियर है, और आकर के यहां पर टकराती हैं सब हवाएं, और फिर ये ऐसे ऊपर उठता है ना। बोलता है इन हवाओं की स्पीड जब लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। स्पीड, ये जो हवाएं आ रही हैं, भाई यहां पे दाब कम होगा तो चारों तरफ से हवाएं यहां आएंगी, तो ये आएगा तो इसे लगभग 200, मतलब इसकी स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपर साइक्लोन कहते हैं, है ना। बोलता है कि ये जो चक्रवात है अम्फान चक्रवात, ये सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है, सुपर चक्रवात का रूप ले चुका है।
बोलता है कि ये प्री मॉनसूनल यानी मॉनसून आने के पहले का चक्रवात है और 1990 में अम्फान के बाद 1990 में अम्फान आया था, उसके बाद दो और ऐसा हुआ है कि 2 बार प्री मॉनसूनल चक्रवात आया हुआ है ना। तो आंध्र प्रदेश सुपर साइक्लोन था एक, वो 1990 में ही था लेकिन 4 से 9 मई के बीच में था। ठीक, उसके बाद 1991 में 24 अप्रैल से 2 मई के बीच में एक साइक्लोन आया था, गोरकी नाम उसका रखा गया था। इस वाले का कोई नाम नहीं रखा गया था, इसका नाम गोरकी रखा गया था जो बांग्लादेशी सुपर साइक्लोन था, है ना। अब फिर से प्री मॉनसूनल सुपर साइक्लोन ये अम्फान आया, यानी कि अम्फान 1990 के बाद तीसरा सुपर साइक्लोन है, प्री मॉनसूनल सुपर साइक्लोन है। ठीक, और सुपर साइक्लोन कब बनता है? जब 222 किलोमीटर या उससे अधिक की स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अम्फान 1990 के बाद खाड़ी में बनने वाला एकमात्र प्री मॉनसूनल सुपर साइक्लोन चक्रवात है, गलत है, ये तीसरा है ना। इससे पहले 1990 अम्फान के बाद 2 आ चुके हैं, एक आंध्र प्रदेश सुपर साइक्लोन और दूसरा गोरकी। ठीक, आगे बोलता है सुपर साइक्लोन एक तीव्र निम्न दाब, यहां तीव्र निम्न दाब देखिए, ये देखिए दाब कम हो गया, तीव्र निम्न दाब प्रणाली है जिसमें एक संक्षिप्त चार्ट में 4 से अधिक बंद समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जिनके सतह के स्तर पर हवा की गति 222 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो 222 या उससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसे सुपर साइक्लोन कहा जाएगा। तो दूसरा सही है, पहला गलत होने के कारण बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के ऊपर है ना, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ध्यान देंगे, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सन 1977 से 18 मई को लगातार मनाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य होता है इसका कि जो संग्रहालय है उसके सांस्कृतिक महत्व पर, संग्रहालयों के सांस्कृतिक महत्व पर ध्यान दिया जाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है आईएमडी का। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इस बार जो उद्देश्य, इस बार जो सब्जेक्ट है वो संग्रहालय के लिए समानता, विविधता और समावेश, इस उद्देश्य के साथ इस बार अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम यानी कि संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। ये मनाने का काम 1977 से शुरू हुआ है। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो बोलता है इसका ऑर्गेनाइजर है ICOM, है ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। बोलता है कि ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है ये एक गैर सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, कोई सरकारी संस्था ये नहीं है, गैर सरकारी संस्था है जो 1946 में पेरिस में गठित की गई थी। ठीक, और इसका संबंध यूनेस्को के साथ औपचारिक है और UNDP के साथ परामर्शदात्री मतलब कि सलाहकार के रूप में ये UNDP के साथ अपना संबंध बनाए हुए है। क्लियर है? तो बेसिकली इससे जो जानना चाहिए था पूरा आपको मैंने बता दिया है। अब इस पे क्वेश्चन पर देख लीजिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो 18 मई को संग्रहालयों के सांस्कृतिक महत्व, बिल्कुल सही, सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो लाइन सही है। दूसरा लाइन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम UNDP के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। तो ये ICOM इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम गैर सरकारी संगठन है। UNDP के साथ परामर्शदात्री का इसका यूनेस्को के साथ औपचारिक
मतलब इन दोनों के साथ ही आप समझिए औपचारिक परामर्शदात्री एक संगठन के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर आप समझिए इसका गठन 1946 में हुआ था, तो पहला लाइन भी सही है, दूसरा लाइन भी सही है। तो इस प्रकार यहां पर जो आंसर सही होगा वो सी फॉर कैट करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, हाल ही में समाचारों में चर्चित लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेक्टकर समिति किससे संबंधित है? ध्यान देंगे, ये जो डीबी सेक्टकर समिति है ये किससे संबंधित है? बोलता है कि सीमा पर ढांचागत संरचनात्मक निर्माण जो होता है उस पर बदलाव कैसे किया जाए, कैसे जो है ढांचागत निर्माण संरचनात्मक निर्माण किया जाए, उससे संबंधित ये समिति सरकार द्वारा बनाई गई थी। डीबी सेक्टकर उसके जो है प्रमुख थे, अभी रिटायर हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर न्यूज में इसलिए है क्योंकि डीबी सेक्टकर समिति ने जो सुझाव दिए थे उसमें से 3 सुझाव को सरकार ने मान लिया और उसे लागू किया है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी जो बॉर्डर पर रोड बनाती है ना, बोलता है कि उसकी अधिकतम क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बोला कि अगर 100 करोड़ रुपए से अधिक का कोई रोड बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, संरचनात्मक कंस्ट्रक्शन, ढांचागत कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें BRO आउटसोर्स कर सकती है। मतलब चीजों को बाहर से अनुबंध के आधार पर ला करके डिप्लॉय कर सकती है, काम में लगा सकती है। इसको सरकार ने मान लिया। दूसरा क्या चीज माना कि BRO की जो खरीद क्षमता होगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो खरीद क्षमता होगी वो 7.5 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया। और तीसरी चीज जो है, तीसरी सिफारिश बोला कि ये जो भूमि अधिग्रहण या इससे संबंधित कोई मामला है, तो जब तक 90% मंजूरी ना मिल जाए, स्वीकृति ना मिल जाए, 90% स्वीकृति ना मिल जाए, तब तक उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये 3 सिफारिश सेक्टकर समिति का सरकार ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये न्यूज में है। ये सेक्टकर समिति जुड़ी किससे है? सीमा पर ढांचागत संरचनात्मक निर्माण से। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों तो गलत हो गया, यही सही है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना बन रही है उसी से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक दिया हुआ है LISA, लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है ये लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन? समझिएगा कि सांस लेने के लिए, ध्यान देंगे मेरी बात, समझेंगे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो अंदर फेफड़े में सर्फेक्टेंट होता है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर जा सके। ये फेफड़े के अंदर ये घटना होती है ना। जब बच्चा पूरा विकसित हुए बगैर पैदा हो जाता है, यानी 1500 ग्राम से कम का बच्चा जब होता है, तो ऐसे में जो
सरफेक्टेंट होते हैं अंदर, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर मैकेनिकल मतलब यांत्रिक रूप से कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं कि बच्चा सही तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सके। क्लियर? अभी तक जो टेक्निक थी उससे क्या होता था कि बच्चे का जो सरफेक्टेंट होता था वो बड़ा प्रभावित हो जाता था। अभी फिलहाल जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने एक लीजा लेस इन्वेसिव सरफेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम से जो है एक इक्विपमेंट बनाया, जो समय से पूर्व बच्चों को जो श्वसन में प्रॉब्लम होती थी उसको दूर करेगा। 1500 ग्राम से कम जो इनका वेट है उन बच्चों पर इसको लगा करके देखा गया और बड़ा ही उत्साहवर्धक रिजल्ट आया। क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझेंगे कि ये एक तरह की खोज है। किसने किया है? जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल राजस्थान का है, इसने खोजा है। ठीक, तो अब बोलता है लीजा को श्वसन प्रबंधन और वेंटिलेशन के लिए फेफड़े की सुरक्षात्मक कार्यनीति के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि यांत्रिक वेंटिलेशन के कारण समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं के फेफड़ों को नुकसान होता था। बिल्कुल सही लाइन है। दूसरा, प्रारंभिक रूप से 1500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात बच्चों के लिए शुरू की गई प्रक्रिया ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। यह भी सही है। ठीक है, दोनों लाइन सही होने के नाते यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। समझते हैं। ग्रांट ऑफ डोमिसाइल, ध्यान देंगे यहां पर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल। ध्यान देंगे, डोमिसाइल समझते हैं आप, किसी प्रदेश का अधिवासी या निवासी की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डोमिसाइल कहा जाता है। सामान्य तौर पर आप किस राज्य के कहां पर आप निवास करते हैं वहां का आपके पास एक डोमिसाइल होता है। ठीक, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है, ध्यान देंगे, किसी भी नौकरी में किसी भी पद पर अगर आपको जाना है तो जम्मू कश्मीर ने डोमिसाइल को अनिवार्य कर दिया है। ठीक, अब सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अगर कोई आवेदन करता है डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के लिए तो उसके आवेदन के 15 दिनों के अंदर अंदर उसे सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और 50,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, जो कि उसके वेतन से वसूला जाएगा। क्लियर? इसमें बोला कि कोई भी इंसान जो जम्मू कश्मीर का है वो चाहे वहां रह रहा है चाहे वहां नहीं रह रहा है, किसी भी एक कोई उसका जो है आधार हो, निवास प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो, एक उसके आधार पर वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बोलता है कि ऐसे लोग जो स्थानीय नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, लेकिन सन 1988 में भारत के किसी भी भाग में मतदाता के रूप में रजिस्टर थे, अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि पात्र
गैर स्थानीय भी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इस प्रोसीजर रूल में दिया गया है। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी तुरंत कल ये नोटिफाई किया है कि 15 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जैसे ही कोई अप्लाई करता है उसके 15 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट उसको मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। तो यहां पर देखिए, संशोधित नियमों के तहत पात्र गैर स्थानीय लोग भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में या उसके बाहर रहने वाले कश्मीरी प्रवासी केवल अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, वोटर कार्ड या किसी अन्य वैध दस्तावेज को प्रस्तुत कर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दोनों सही है, इसलिए यहां पर सी फॉर कैट क्वेश्चन नंबर 8 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक वर्ड दिया हुआ है यहां पर पिनंगा एंडमानेंसिस। पिनंगा एंडमानेंसिस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या है ये पिनंगा एंडमानेंसिस। देखिए, बोलता है कि यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है और अंडमान द्वीप समूह के स्थानीय पाम में से एक है। ध्यान देंगे, पहले समझते हैं क्या है, क्यों न्यूज में क्यों है। तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुवनंतपुरम में स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल समझते हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह घोषित किया कि पिनंगा एंडमानेंसिस लुप्त प्राय प्रजाति का एक तरह का पाम है। ठीक है, ताड़ का पेड़ लुप्त प्राय प्रजाति का है, जो पाया कहां जाता है। बोलता है कि दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाया जाता है। लगभग 600 नमूने पूरे यहां पर हैं, है ना। अब तिरुवनंतपुरम ने ये TBGRI ने क्या किया है कि वहां से कुछ सैंपल को लेकर के अब अपने बोटेनिकल गार्डन में इसको डेवलप करने का प्रयास कर रही है। ठीक, इसलिए ये न्यूज में है। ये जो पिनंगा है, पिनंगा नाम पेनांग से मिला है। अब पेनांग जो है वो मलेशिया का, जो आधुनिक मलेशिया है उसका एक राज्य है पेनांग, जिसका अर्थ होता है पाम का, मतलब ताड़ का पेड़। समझ रहे हैं। तो ये जो है पिनंगा एंडमानेंसिस है। एग्जाम में ध्यान देंगे, एनवायरनमेंट से सवाल पूछता है खूब, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वर्ड पिनंगा एंडमानेंसिस। पाया कहां जाएगा, तो दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाया जाएगा। ठीक है, इस पर न्यूज क्यों बन रहा है, क्योंकि JNTBGRI ने इसको संरक्षित करने का प्लान बनाया है। इसने घोषित किया कि ये लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला लाइन भी सही है कि यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है और अंडमान द्वीप समूह के स्थानिक पाम में से एक है, तो ये भी सही है। आगे कुछ 600 नमूनों की पूरी आबादी स्वाभाविक रूप से केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक छोटी सदाबहार वन भाग में होती है, ये भी लाइन सही है। दोनों सही होने के नाते सी फॉर कैट इसका सही जवाब होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दें, इस लॉकडाउन की स्थिति में वित्त मंत्रालय ने तमाम जो है घोषणा की है, उसमें शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। महत्वपूर्ण रूप से 5 घोषणाएं हुई हैं। पहला बोला एक कार्यक्रम होगा PM-E विद्या, दूसरा होगा मनोदर्पण पहल, तीसरा उच्च शिक्षा में E-लर्निंग, चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पांचवा न्यूमरेसी मिशन। ये 5 महत्वपूर्ण
कदम उठाए जाएंगे। पीएम ई विद्या में 5 चीजें बोला कि एक दीक्षा प्रोग्राम चलेगा। दीक्षा प्रोग्राम में क्या होगा, बोलता है कि जितने राज्य होंगे, जितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जितने राज्य होंगे, वो सब जो है अपने स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो ई कंटेंट चाहिए होगा वो सारा का सारा यहां से मिलेगा। एक ये हो गया। फिर उसके बाद बोलता है एक टीवी चैनल रहेगा, एक वर्ग एक चैनल, मतलब एक वर्ग एक चैनल, मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए एक एक क्लास का जो है अपना चैनल रहेगा, मतलब कि हर क्लास का क्लास वाइज जो है क्लास चलेगा उस पर, ठीक, चैनल पे जो है क्लास वाइज टीवी पे चैनल आएगा। एक पोर्टल होगा स्वयं ऑनलाइन सिलेबस का। आगे बोलता है आईआईटी नीट की तैयारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया जाएगा, उसका नाम है आईआईटी PAL। फिर उसके बाद बोलता है एक डाइसी प्लेटफॉर्म होगा, डाइसी में क्या होगा कि जो आसक्त लोग हैं उनको यूट्यूब पर या किसी और चैनल के माध्यम से जो है उन्हें मतलब कि इंस्ट्रक्शन, या यूं कहें कि जो लोग आसक्त, जो लोग मतलब कि सामान्य नहीं हैं, उन्हें कुछ संकेतों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा डाइसी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया पीएम ई विद्या में। आगे बोलता है कि एक मनोदर्पण पहल शुरू किया जाएगा, उसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों, छात्र, शिक्षक और अभिभावक, इन तीनों को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। आगे बोलता है उच्च शिक्षण संस्थानों में 100 यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी जो ऑनलाइन कोर्स चलाएंगे, ठीक। फिर आगे बोलता है कि पूरे देश का एक पाठ्यक्रम निश्चित करने का, हर क्लास का एक अपना पाठ्यक्रम निश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और आगे बोलता है कि जो 3 साल के बच्चे हैं, 3 से 11 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर एक न्यूमरेसी डेवलप करने के लिए, न्यूमरेसी मिशन, नंबर्स की जानकारी बेहतर ढंग से उनको हो सके, उसके लिए, या यूं कहें कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको बढ़ाने के लिए आगे न्यूमरेसी मिशन लाया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अभी हाल फिलहाल में आत्मनिर्भर जो अभी आया है मिशन, उसके अंतर्गत ये 5 चीजें की गई हैं। तो इसमें देखिए, पहला बोलता है दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता की ई सामग्री प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा बन जाएगा। लाइन सही है। दूसरा बोलता है छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की जा रही है, ठीक है। तो दोनों लाइन सही होने के नाते सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई हैं, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। आज थोड़ा लेट हो गया, रीजन उसके पीछे कुछ जो है ऐसे होते हैं कि अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में जो नेटवर्क का स्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं हो पा रही है कि हम सही समय पर सब रोज अपडेट कर पाएँ, प्रॉब्लम हो जा रही है। रिकॉर्डिंग होने के बाद भी अपलोड नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर सब कुछ बेहतर लगा आपको तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बने रहने के लिए साथ धन्यवाद।